नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। स्वागत है आप सभी का सुजा समाचार के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में। उदयपुर में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में राजस्व प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा की गई और अवैध खनन रोकने के उपायों पर भी चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने राजस्व न्यायालय से जुड़े मामलों को गंभीरता से निपटाने के निर्देश दिए। सभी लंबित प्रकरणों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर दिया गया। आगामी दिनों में राज्य सरकार की ओर से विशेष अभियान चलाने और कैंप आयोजित करने की भी योजना है। बारिश के कारण उत्पन्न होने वाले वर्षा जनित हादसों को रोकने के लिए अधिकारियों को पूरी सजगता बरतने और 24 घंटे के अंदर आपदा राहत के प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया गया। साथ ही जर्जर हाल भवनों का उपयोग बंद करने और जरूरत पड़ने पर अस्थायी स्थानांतरण करने के निर्देश भी दिए गए। झीलों की नगरी उदयपुर में आगामी त्योहारों के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की अहम बैठक जिला परिषद सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम प्रशासन श्री दीपेंद्र सिंह ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की। बैठक में रामदेव जयंती, जल झूलनी एकादशी, बड़ा वफात, गणेश विसर्जन जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। गृह विभाग के निर्देशों के तहत जुलूस एवं शोभा यात्राओं के मार्ग पर सामान्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों और समिति सदस्यों ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए। आगामी समय में जो दोनों समुदाय के त्यौहार प्रस्तावित हैं और पिछले 5-7 दिन के अंदर ही दोनों त्यौहार आने वाले हैं, तो उस संबंध में आज शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के साथ जो विभिन्न समुदायों के जो भी प्रतिनिधि थे उनके साथ बैठक हुई और उनकी जो भी बातें थी उनको सुना गया, समस्याओं को भी सुना गया और साथ में आपसी सौहार्द से त्यौहार अच्छे से मनाया जाए और सारी व्यवस्थाएँ चाक चौबंद रहें, इस बारे में चर्चा हुई है और जो भी इश्यूज उसमें आए हैं वो रिजोल्व हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। राजस्थान को सोलर हब के रूप में विकसित करने के लिए बीकानेर में पावर कनेक्ट मीट 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी मेगा सोलर एक्सपो 2025 की आधिकारिक घोषणा और एक्सपो के लोगों का विमोचन हुआ। यह भव्य आयोजन दिसंबर में प्रस्तावित है और इसमें देश विदेश की अग्रणी सोलर कंपनियां भाग लेंगी। नमस्ते भारत के पदाधिकारी एवं कंपनियों के प्रतिनिधि इस मीट में शामिल हुए। संभागीय आयुक्त डॉक्टर विश्राम मीना ने सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की बढ़ती भूमिका की सराहना की और खेजड़ी जैसे राज्य वृक्ष के संरक्षण की भी सलाह दी। इस पहल से राजस्थान न केवल ऊर्जा क्षेत्र में बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी एक ग्रीन हब के रूप में उभरेगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंदर कोई कार्य करते हैं या बड़े सोलर पार्क में काम करते हैं, एक समावेश आपको देखने को मिलेगा, जहां सोलर पैनल निर्माता भी हैं, सोलर इन्वर्टर निर्माता भी मिलेंगे, उनके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर भी मिलेंगे और जो सोलर प्लांट से संबंधित जो भी आइटम्स होते हैं, चाहे स्ट्रक्चर की बात करें हम, डीसी-एसी केबल की बात करें या छोटे छोटे जितने भी उत्पादन हैं, ट्रांसफार्मर हैं, चाहे जो भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस हैं, उनका एक समागम है और जिसको हम बीकानेर शहर में एक इस तरह का आयोजन स्थापित करने जा रहे हैं कि बीकानेर शहर, जो कि एक राजस्थान की हार्टलाइन कहा जाता है सोलर के लिए, अगर हम देश विदेश या कहीं पे भी अगर सोलर का जिक्र करते हैं और वहाँ राजस्थान का नाम आता है, तो बीकानेर अपने आप में सूरज देवता की असीम कृपा का वो शहर है, जहाँ पे नंबर ऑफ डेज यानी अगर 365 दिन की बात करते हैं तो लगभग 340 से 45 दिन सूर्य देव की कृपा रहती है और उस नगरी में अगर कोई आयोजन न हो तो बड़ा ही संकट आ सकता है। इसीलिए इस बीकानेर की नगरी को, इस बीकानेर की धरती को हम पूरे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहते हैं। कनेक्ट मीट हो रहा है या किस तरह का? देखिए, ये आप जानते हैं, जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह विदित हैं, हमारा जो बीकानेर संभाग या बीकानेर जो जिला है, ये पूरी तरह जो सोलर एनर्जी को लेकर के एक ना केवल राजस्थान, ना केवल देश, अपितु एक ग्लोबल अट्रैक्शन का जो लोकेशन है वो स्थापित हो चुका है। अभी जो राइजिंग राजस्थान हुआ था उसके अंतर्गत बहुत सारे जो एमओयू है वो सोलर प्लांट्स को इंस्टॉलेशन करने के लिए हुए थे। उसमें कुछ
जो सोलर कंपनियां हैं वो अपना पावर जो प्लांट है वो स्थापित भी कर रही है, उस दिशा में प्रगतिरत भी है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो सोलर प्लांट्स के जो काफ़ी बड़े एरिया में प्लांट्स लगने वाले हैं। बीकानेर जो है वो सोलर हब बनता जा रहा है और लगातार आप देख रहे हैं कि बीकानेर में बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अपने सोलर के बड़े बड़े प्लांट स्थापित कर रहे हैं और एनवायरमेंटल को लेके एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि हमें लगा कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम बीकानेर के प्रशासन के साथ में होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हैं कि आज एक नमस्ते भारत और सोलर संगठन भारत के संयुक्त तत्वाधान में एक गेट टुगेदर का आयोजन किया गया है, जिसमें बीकानेर संभाग के जितने भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, डिस्कॉम के अधिकारी हैं और पीडब्ल्यूडी, नगर निगम तथा बीडीए के जो अधिकारी हैं, उनके साथ में हमने गेट टुगेदर रखी है। आज हम खड़े हैं रानी बाजार स्थित पार्क पैराडाइज में, जहां पर पावर कनेक्ट मीट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह मीट इसलिए खास है क्योंकि राजस्थान में जो है सोलर हब के रूप में इसको देखा जा रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में देशी और विदेशी कंपनियां आकर सोलर स्थापित कर रही हैं। राजस्थान में और विशेष तौर से बीकानेर, पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में सोलर की बड़ी मांग देखी जा रही है और यहाँ अच्छा खासा स्थान भी मिल रहा है और पर्याप्त रोशनी मिल रही है। इस वजह से यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो इंटरेस्ट ले रही है और यहाँ अपने संयंत्र स्थापित कर रही है। इसकी बदौलत राजस्थान सोलर हब के रूप में विकसित हो रहा है। जो ये सोलर हब के लिए जो आज एक्सपो किया जा रहा है, इसमें राजस्थान सहित अन्य कई राज्यों से और कुछ बाहर की कंपनियां भी शामिल हुई हैं और अपना जो है यहाँ उन्होंने रुचि दिखाई है कि बीकानेर में सोलर यहाँ लगाया जा सकता है और अच्छी एनर्जी, ग्रीन एनर्जी हासिल की जा सकती है। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश मारू। राजस्थान सरकार की अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और सामाजिक पिछड़े समुदायों के छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में यह योजना राजस्थान के 33 कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 30,000 से अधिक विद्यार्थियों को IAS, RAS, JEE और नीट और अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारियों में सहयोग कर रही है। योजना के तहत चयनित छात्रों को भोजन और आवास के लिए अतिरिक्त 40,000 रुपये की सहायता भी दी जाती है। इस वर्ष भी आवेदन प्रक्रिया SSO पोर्टल पर चालू है, जहां छात्र अपनी योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने बताया कि पिछले साल 20,000 से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिला है। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना एक राजस्थान सरकार के तरफ से युवाओं को लगभग 30,000 छात्र छात्राओं का लक्ष्य है, जिसमें राजस्थान भर के 37 इंस्टीट्यूट जो हैं उनको हमने एफिलेटेड किया है सरकार के साथ में और पिछले साल की हमने लगभग 20,000 से अधिक बच्चों को एडमिशन दे दिया है, वो कोचिंग कर रहे हैं। इस बार नए सत्र के लिए भी हमने आवेदन पोर्टल खोल दिया है, छात्र छात्राएं जहां चाहे आवेदन कर सकते हैं और 30,000 तक की क्षमता हमने रखी है। कोचिंग संस्थानों के माध्यम से निःशुल्क उनको कोचिंग दी जाए। जोधपुर स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संकाय के स्नातक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस रंगारंग आयोजन में सोलो डांस और सोलो सॉन्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें कुल 45 विद्यार्थियों ने अपनी कला और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान छात्रों की ऊर्जा, आत्मविश्वास और सृजनात्मकता देखने लायक थी। इन गतिविधियों ने न केवल कार्यक्रम को जीवंत बनाया, बल्कि विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को दूर कर उनके मनोरंजन में भी अहम भूमिका निभाई। विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनका उत्साह और मनोबल और भी बढ़ा। कार्यक्रम का संचालन RJ तनिषा ने किया, जबकि आयोजन में डॉक्टर निकिता सिंह, डॉक्टर पूजा पारिक और डॉक्टर प्रवीण कुमार का विशेष योगदान रहा। जोधपुर में व्यापारियों के हितों और समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील सिंघी ने जोधपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों से सर्किट हाउस में मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने व्यापार वर्ग से जुड़ी विभिन्न समस्याएं सुनी और भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी साझा की। श्री सुनील सिंघी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी अपनाओ मुहिम के तहत देशी उत्पादों के प्रचार प्रसार पर जोर दिया।
और विश्वकर्मा योजना ऑनलाइन व्यापार तथा छोटे व्यापारियों के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अगली बार व्यापारियों के साथ एक बड़े सेमिनार के आयोजन की घोषणा भी की। महासंघ अध्यक्ष श्री नवीन सोनी ने छोटे रिटेल व्यापारियों के लिए पेंशन टैक्स रिलीफ और ऑनलाइन व्यापार में सहयोग जैसी मांगे रखी। बैठक में जोधपुर के कई प्रमुख व्यापारी प्रतिनिधि मौजूद रहे और स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के फिट इंडिया अभियान के तहत जोधपुर में अनोखा आयोजन लंगड़ी एक्सप्रेस का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर संस्कार द्वारा आयोजित इस पारंपरिक खेल प्रतियोगिता में राजस्थान की मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने न सिर्फ भाग लिया बल्कि खुद लंगड़ी दौड़ में भी हिस्सा लेकर सभी को प्रेरित किया। कार्यक्रम में उद्योग राज्य मंत्री श्री के विश्नोई, विधायक श्री अतुल बंसाली और महापौर कुंती परिहार विशिष्ट अतिथि रहे। दिया कुमारी ने कहा कि पारंपरिक खेल हमारी सांस्कृतिक विरासत है और इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए रोटरी क्लब को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने पर बधाई दी। उन्होंने बताया कि वे जोधपुर में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर चुकी हैं और जल्द ही विधानसभा में जनहित के मुद्दे उठाएंगे। जो जोधपुर रोटरी क्लब के द्वारा जो लंगड़ी टांग का आयोजन किया गया है, संस्कार क्लब रोटरी क्लब के द्वारा जो आज लंगड़ी एक्सप्रेस का आयोजन किया गया, तो मैं सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आपने इस आयोजन में बुलाया। पहली बार इतने सालों बाद लंगड़ी टांग खेलने का भी अवसर मिला और मुझे लगता है ये हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, ये हेरिटेज स्पोर्ट्स ही कहूँगी मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए और यूथ में ये जागरूकता लाने के लिए बहुत अच्छा ये इन्होंने जो आयोजन किया, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आज इनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनको मेडल मिला। इन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनको ये जीते हैं और इनको ये उसमें दर्ज हुआ है कि इन्होंने ये आयोजन किया है और बहुत ही अनयूजुअल यूनिक आयोजन था। और मुझे लगता है इस तरह के जो हमारे ट्रेडिशनल खेल हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत के पास जो है ये विरासत है, ये और किसी देश के पास नहीं है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए ताकि न्यू जनरेशन को भी ये हमारे संस्कार सीखे भी, पता भी चले और आगे भी बढ़ाने का काम करें। मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं इस रिकॉर्ड को कवर करने के लिए दिल्ली से आया हूँ और ये बहुत ही अद्भुत एक पहल है डॉक्टर बीवा बोती की कि जो हमारी पुरानी संस्कृति थी जो मिट गई थी, लोग आजकल मोबाइल में ही खेलते रहते थे, उसके बजाय उन्होंने एक फिजिकल एक्सरसाइज और एक हमारा जो पुराना गेम था उसको आज उजागर किया है और बहुत सारी नई पीढ़ी को उसके बारे में पता लगा है। तो बहुत ही अच्छा लगा और लगभग 500 प्लस बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमने इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए नामित किया है और आई होप कि ये सब कुछ जो रिकॉर्ड है इनका भविष्य में कायम रहेगा। लंगड़ी टांग रेस का आयोजन किया गया जिसमें 550 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सब जगह के बच्चे आए हैं, बड़े आए हैं, हर एज ग्रुप के इंसान ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। और दिया कुमारी जी ने जो अपनी डेप्यूटी CM साहिबा हैं उसने इस इवेंट को उन्होंने बहुत अच्छे से रिसीव किया कि एक हमारा कल्चरल वैल्यू सिस्टम रिवाइवल है, इससे हम अपने कल्चर को आगे प्रमोट कर पाएंगे एशिया की 49 कंट्रीज़ में। तो ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा है आज रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर संस्कार की तरफ से, जहां पर हमने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑन वन वेन्यू। जयपुर के जवाहर कला केंद्र परिसर में स्थित शिल्पग्राम अब एक नई पहचान की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर शिल्पग्राम को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा, जिससे यह न केवल राज्य बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान बनेगा। शिल्पग्राम को अब एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां पर्यटक एक ही स्थान पर हस्तशिल्प, लोक कला, रेनोवेशन के लिए विशेषज्ञ आर्किटेक्ट्स की कमेटी बनाई जाएंगी और कार्य लोक रंग महोत्सव के बाद शुरू किया जाएगा। यहां ओपन थिएटर, फूड कोर्ट और रोटेशन आधारित स्टूल सिस्टम की भी योजना है। दिया कुमारी का कहना है कि शिल्पग्राम भारतीय कला, संस्कृति और परंपराओं को वैश्विक मंच देगा। इस नई पहल से शिल्पग्राम एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक हब के रूप में उभरेगा। भादवा छठ के पावन अवसर पर कोलायत के सियाणा गांव में आयोजित विश्व प्रसिद्ध श्री सियाणा भैरवनाथ मेले का 2 दिवसीय आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ।
मेले में हजारों श्रद्धालु दूर दराज से पैदल यात्रा करते हुए पहुंचे। श्री भैरवनाथ मंदिर को विशेष सजावट से सुसज्जित किया गया और महाआरती के दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कोलायत विधायक श्री अंशुमान सिंह भाटी, बीकानेर पश्चिम विधायक श्री जेठानंद व्यास ने सियाणा पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं के लिए सेवा समितियों द्वारा जल, फल एवं विश्राम की व्यवस्था की गई। मंदिर सेवा समिति और स्थानीय प्रशासन ने मेले की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात रहा। समापन अवसर पर विशेष श्रृंगार और प्रसाद वितरण के साथ जय भैरवनाथ की जयकारों से वातावरण गूंज उठा। इस प्रकार से तमाम गढ़ियाला माता जी ऋण गढ़ियाला में जो मंदिर है, इस प्रकार से 7-8 धार्मिक आस्था केंद्र हमारे कोलायत विधानसभा क्षेत्र में स्थापित है। तो हमारा पुराने समय से हमारा सबका जुड़ाव, आत्मीय जुड़ाव, धार्मिक जुड़ाव लगातार रहा है। तो निश्चित रूप से विधानसभा जाने से पहले मेरी इच्छा थी कि मैं इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक दौरा करें। सबसे पहले मुझे इस बात पर गर्व हो रहा है कि हमने आज सियाणा भैरू जी के मंदिर से हमने आज शुरुआत करी है। और मुझे आज सरपंच साहब ने आते बताया कि 1996 में पिताश्री ने भी, स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी भट्ट साहब पूर्व सांसद बीकानेर ने भी यहाँ से ही अपना खुद का करियर की शुरुआत करी। यहाँ पर माथा टेक कर खुद का नाम इतना पूरे राजस्थान के अंदर रोशन करा, पूरे हिंदुस्तान में रोशन करा। तो निश्चित रूप से मेरी कोशिश रहेगी जितने भी, चाहे नखत बनासा के मंदिर से लेके आखिरी देशनोक माता जी के मंदिर तक, जितने भी धार्मिक आस्था केंद्र है, उनको एक सुगम, एक चौड़े सड़क मार्ग से जोड़ा जाए, जिससे अंतिम छोर पर जो जैसलमेर से आने वाला यात्री भी एक ही मार्ग से, ये जितने भी 7-8 धार्मिक आस्था केंद्र, उन सबको दर्शन करते हुए खुद का धार्मिक आस्था का पूरा रास्ता, खुद का ये सफर पूरा पूर्ण करें। मेले में आए हैं। देखिए, हमारे कोलायत विधानसभा क्षेत्र का और बीकानेर जिले का ये बहुत बड़ा मेला आज ही के दिन सियाणा भैरू जी का बढ़ता है और इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मैं यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा और जो आज का जो मेला है बहुत अच्छा भरा है और इसमें बड़ी संख्या में लोग आए हैं। तो मैं श्री भैरवनाथ से यही प्रार्थना करूँगा कि प्रदेश में खुशहाली हो और हमारे इलाके में पूरे भगवान भैरवनाथ की कृपा रहे, अच्छी से अच्छी बारिश हो और खुशहाली आए। बीकानेर जिले के लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने राजासर में 7 घंटे लंबी मैराथन जन सुनवाई की। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं मंत्री के समक्ष रखी, जिनमें बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित मुद्दे प्रमुख रहे। मंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए और कहा कि लूणकरणसर उनका परिवार है और परिवार की हर पीड़ा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और जन सुनवाई जैसे कार्यक्रमों से जनता से सीधा संवाद बन रहा है। इस दौरान मंत्री श्री गोदारा ने विद्यालय में 2 नए कक्षों का लोकार्पण भी किया और विधायक निधि से विकास कार्यों की अनुशंसा की। उन्होंने गिव अप अभियान का भी उल्लेख करते हुए अपात्र लाभार्थियों से योजनाओं का स्वेच्छा से त्याग करने की अपील की। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर बड़ा बदलाव हो रहा है। अब ये स्कूल निजी स्कूलों को टक्कर दे रहा है। राजाखेड़ा के इस विद्यालय में LED डिजिटल क्लासरूम और 80 टैबलेट के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक की 350 से अधिक छात्राओं को डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। प्रधानाचार्य ममता गुप्ता ने बताया कि सरकार ने 9वीं 10वीं के लिए 30 और 11वीं 12वीं के लिए 50 टैबलेट उपलब्ध कराया है। इससे न केवल पढ़ाई इंटरेक्टिव हो रही है बल्कि शिक्षक की कमी को भी ये तकनीक दूर कर रही है। छात्राओं का कहना है कि अब सरकारी विद्यालयों में निजी स्कूलों से बेहतर अनुशासन और शिक्षा मिल रही है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी की व्याख्याता हूँ। जो हमारे बच्चों को स्मार्ट क्लास का एक नया कॉन्सेप्ट रखा है, जिसके तहत स्मार्ट टीवी भी प्रत्येक स्कूल में लगवाए गए हैं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। तो इससे बच्चों को काफ़ी लाभ है, क्योंकि जब बच्चे विशेषकर जब भाषा का विषय पढ़ते हैं तो उनमें क्या होता है कि जैसे पोएम हुए या कोई चैप्टर्स इस प्रकार के हुए कि वहाँ पे बच्चों को जो चैप्टर्स होते हैं उनमें दृश्य से समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। कई चीज़ें जब हम क्लास में एक्सप्लेन करते हैं
तो वहाँ अगर दृश्य नहीं होता तो हमें समझाने में बच्चों को वो चीज़ बच्चों की इमेजिनेशन में लाने में और बच्चों को भी उन्हें इमेजिन करने में काफ़ी कठिनाई होती है। जब वो स्मार्ट टीवी से पढ़ लेते हैं या स्मार्ट टीवी में उनको चित्रों ऑडियो विजुअल में देख लेते हैं तो उनको क्या होता है कि वो दृश्यों से बहुत ही आराम से बहुत जल्दी सारी सामग्री को समझ लेते हैं। स्थानीय विद्यालय में एक स्मार्ट टीवी है जो 2023 में प्राप्त हुई है और उसके माध्यम से ई कंटेंट में बच्चे 11th और 12th में राजनीति विज्ञान, इतिहास और अंग्रेजी का तथा 9th और 10th में हिंदी और संस्कृत को छोड़ के अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं। विद्यालय में एक टीवी की एक हार्ड डिस्क है। कई बार हार्ड डिस्क के माध्यम से भी बच्चों को अध्ययन कराया जाता है और मिशन बुनियाद के तहत 2021 में स्थानीय विद्यालय को 80 टैबलेट प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कि 50 टैबलेट कक्षा 11th और 12th के लिए और 30 टैबलेट कक्षा 9th और 10th के लिए हैं। हमारी इंग्लिश की फर्स्ट पोएम है माई मदर 866। उसके पोइट है कमला दास। उसमें माँ बेटी के बीच वार्तालाप हो रहा है और वो उसके बारे में बता रही है। डिडवाना में जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की महत्वपूर्ण बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिले में विभिन्न विभागों से जुड़े 25 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिनमें से 3 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जिला कलेक्टर ने शेष मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए और स्पष्ट कहा कि जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से होना चाहिए। बैठक में उन्होंने राजकीय भूमि के अवैध बेचान और रजिस्ट्रियों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामलों में शामिल अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। डिडवाना में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले भर में सड़क सुरक्षा, जल निकासी और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग 58 और मेगा हाईवे पर क्षतिग्रस्त सड़कों और संकेतक बोर्ड को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क किनारे बने अवैध अतिक्रमण को हटाने और जल निकासी के स्थायी इंतजाम सुनिश्चित करने को भी कहा। बैठक में आई रेड रिपोर्ट के अनुसार जिले में सड़क दुर्घटनाओं में 16% की कमी दर्ज की गई है, जिसे लेकर अधिकारियों को सराहना भी मिली। जिला कलेक्टर ने ब्लैक स्पॉट्स में तकनीकी सुधार, स्पीड ब्रेकर की मरम्मत और यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। डिडवाना में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने राजस्व अर्जन विभागों की बैठक आयोजित की, जिसमें जिले के राजस्व लक्ष्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में खनन विभाग, वाणिज्य कर, परिवहन विभाग, आबकारी विभाग और पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। कलेक्टर ने खनन विभाग को राजस्व अर्जन बढ़ाने के निर्देश दिए, तो वहीं परिवहन विभाग को वाहनों के बकाया टैक्स वसूलने और ओवरलोड वाहनों पर जुर्माना लगाने के सख्त निर्देश दिए। आबकारी विभाग को अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई और समय पर राजस्व अर्जित करने को कहा गया। साथ ही पंजीयन विभाग को भू राजस्व कार्यों के बकाया राजस्व की वसूली के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। बहरोड में छात्राओं के लिए एक नई और महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल से ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को अब ट्रांसपोर्ट वाउचर मिलेगा। इस योजना के तहत घर से स्कूल की दूरी के आधार पर छात्राओं को प्रतिदिन स्कूल आने जाने के लिए नगद राशि दी जाएंगे, जिससे वे बिना किसी आर्थिक बाधा के नियमित रूप से स्कूल जा सके। इस योजना में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों और विशेष रूप से कक्षा 9 और 10 की बालिकाओं को अलग अलग दूरी के हिसाब से वाउचर दिया जाएगा। इससे छात्राओं की स्कूल उपस्थिति में वृद्धि होगी और शिक्षा का स्तर सुधरेगा। इस योजना से लाभान्वित छात्राओं ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है और इस योजना की जमकर सराहना की है। योजना राजस्थान सरकार का एक बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छा कदम है। जिस प्रकार शहरों से दूर कॉलेज खोल दिए गए हैं और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या जिनके पास संसाधन नहीं है, ऐसे छात्र छात्राओं के लिए ये ट्रांसपोर्ट वाउचर 2023 की योजना उनके लिए बहुत लाभान्वित रहेगी और बच्चों को जो विषमताएं आने जाने में होती हैं, उन विषमताओं को दूर करते हुए ये योजना उनके पठन पाठन के लिए बहुत सहयोगी होगी। फर्स्ट ईयर
ट्रांसफ़र वाउचर की जो योजना निकाली है वह बहुत अच्छी है। इससे हम बच्चियों को आने जाने में बहुत सुविधा होती है। हमें सुविधाजनक योजना प्रदान करने के लिए सरकार ने ट्रांसफर वाउचर योजना चलाई, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, सरकार ने मुख्यमंत्री ने ट्रांसफ़र योजना चलाई है, इससे हमारा आने जाने में कोई समस्या नहीं रहती, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। कोटपुतली बहरोड विधानसभा क्षेत्र के राजकीय कन्या कॉलेज में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद खेल उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर एनएसएस एवं खेल प्रभारी टोविना यादव की ओर से योग व स्वास्थ्य विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बीए प्रथम वर्ष की छात्रा नेहा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुमन कुमारी और साक्षी यादव क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम के दौरान खेल प्रभारी ने छात्राओं और स्टाफ सदस्यों को भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम सहित विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया। प्राचार्य डॉक्टर सुभाष चंद्र ने मेजर ध्यानचंद के अनुशासन, समर्पण और खेल कौशल को छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में कॉलेज का समस्त स्टाफ और छात्राएं उपस्थित रहे। जोधपुर के लूड़ी विधानसभा क्षेत्र में खेजड़ली मेले को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। यह मेला हर वर्ष 2 सितंबर को खेजड़ली धाम पर मां अमृता देवी विश्नोई और 363 शहीदों की याद में पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान के अध्यक्ष श्री मलखान सिंह बिश्नोई की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 44 खेड़ा विश्नोई समाज के पर्यावरण प्रेमियों ने मेला आयोजन की तैयारियों पर चर्चा की। श्री मलखान सिंह बिश्नोई ने बताया कि मेला पर्यावरण संरक्षण, वृक्ष, वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने वाला विश्व का एकमात्र प्रसिद्ध मेला है। उन्होंने बताया कि इस मेले में कई केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक तथा प्रशासनिक अधिकारी आमंत्रित किए गए हैं, जिन्होंने आने की हामी भी भरी है। बैठक में उपस्थित विश्नोई समाज के लोगों ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने विचार साझा किए हैं। ओसिया से जोगीदास धाम स्थित रानी भटियाणी के पीहर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की 25वीं यात्रा शुरू हुई। ओसिया न्यू बस स्टैंड के अध्यक्ष श्री भानु प्रताप ने बताया कि मांगीलाल भाषा के नेतृत्व में माताजी मंदिर रोड स्थित जुनीदागी से यात्रा रवाना हुई, जो जोगीदास धाम पहुंचेंगी। यात्रा के दौरान माता के दरबार में भजन गायक कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएंगे। यह धार्मिक यात्रा भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भरतपुर जिले के वेर विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार टिब्बी मरीजों को पोषण किट वितरित की गई। भुसावर उपखंड अधिकारी कार्यालय पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने 60 टीबी मरीजों को निश्चय पोषण योजना के तहत सहायता प्रदान की और टीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया। टीबी सुपरवाइजर श्री देवेंद्र शर्मा ने बताया कि उपखंड अधिकारी श्री राधेश्याम मीणा की अध्यक्षता में यह वितरण कार्य संपन्न हुआ। अधिकारियों ने सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और पोषण योजना के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्लॉक भुसावर आज दिनांक 29 अगस्त 2025 को श्रीमान राधेश्याम मीणा जी एसडीएम साहब भुसावर के द्वारा सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी कर्मचारियों को निक्षय मित्र बनाया गया, जिनके द्वारा 60 मरीजों को निक्षय पोषण किट वितरित की गई। इन पोषण किटों के द्वारा मरीजों को बीमारी से लड़ने में आसानी मिलेगी। कोटा शहर अब एक प्रमुख पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो रहा है। जिला प्रशासन और व्यापारियों ने इस दिशा में एकजुट होकर कार्य करना शुरू कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला की प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से कोटा में धार्मिक वन अभ्यारण्य और वाटर स्पोर्ट्स जैसी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। मथुराधीश मंदिर कॉरिडोर के निर्माण से कोटा के पर्यटन क्षेत्र में नया आयाम जुड़ने वाला है। इसके अलावा मुकुंदरा में बाघों का पुनर्वास और सफारी के प्रयास भी जारी है। चंबल में क्रूज सफारी की योजना भी तैयार की जा रही है। कोटा में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार और स्थानीय व्यापारियों के प्रयासों से यहां एक नया दौर शुरू हो रहा है, जिससे न सिर्फ स्थानीय रोजगार बढ़ेगा बल्कि कोटा की पहचान भी पूरी दुनिया में बनेगी। अध्यक्ष जी ने भी एक हेरिटेज सिटी का वॉक लिया है, उसमें काफ़ी उन्होंने सुझाव दिए हैं और डायरेक्शंस दिए हैं उस पर वर्क करते हुए। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा पर्यटन विभाग के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं
जैसे हमारे श्री मथुरा जी के मंदिर का और दाद देवी मंदिर जी का, उसका इम्प्रूवमेंट का एक वर्क ले रखा है, DPRs बन रही है। इसके साथ साथ KDA में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं जो ओवरऑल पर्यटन को बढ़ावा देंगे शहर। फतेहपुर में भगवान गणेश के विसर्जन का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। घर घर में स्थापित गणेश प्रतिमाओं को श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों के साथ विदाई दी। परशुराम भवन से गणेश प्रतिमा के साथ भक्तों का विशाल जुलूस शुरू हुआ, जिसमें ढोल, बैंजो और DJ की धुनों पर लोग नाचते गाते चल रहे थे। जुलूस फतेहपुर के मुख्य बाजार, सब्जी मंडी और आशाराम मंदिर होते हुए बस स्टैंड और पंचायत समिति के पास स्थित जोड़े तक पहुंचा। श्रद्धालुओं ने गणेश की आरती और स्तुति की और फिर भावुक होकर प्रतिमा का विसर्जन किया। गणपति बाप्पा मोरया और जय गणेश के जयकारों के बीच पूरे इलाके में भक्ति का माहौल बना रहा। विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।